Assalamu alaikum. This is Sir Zishan from Metropolitan School and I am back with another lesson. आज हम 8th क्लास के लिए नया लेसन ऑनलाइन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेन चैप्टर है आपकी पूरी बुक का, क्योंकि इट्स द कंटेन होल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच इज़ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑनलाइन आपके साथ दोबारा मौजूद हैं और इंशाल्लाह वेरी नियरेस्ट जब आप लाइव हमारे साथ क्लास में होंगे तो हम इसे थॉरली डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ हम आपको एक लेक्चर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में ओवरव्यू देंगे ताकि आप ऐसे बेहतर तौर पे अपनी विंटर वेकेशन में जो तमाम डिटेल्स हैं उनको जानकर काम कर सकें। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज हम बात कर रहे हैं CPU के बारे में और आप सब जानते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसकी लाइफ एग्जांपल लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप हमारी बॉडी में जो अल्लाह ताला ने तमाम पार्ट्स दिए हैं उनकी हर जगह अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, बट द ब्रेन ऑफ द बॉडी इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि सारा जितना भी प्रोसेस हो रहा है और जितनी भी जो मैसेजेस हैं जो हमारी बॉडी को जाते हैं वो हमारे ब्रेन की वजह से जाते हैं। आपने देखा होगा कि राह चलते में या कभी आपका की नज़र पड़ी हो जहाँ बहुत सारे लोग जिनका जो बैलेंस जो ब्रेन का जो वर्किंग है वो प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से बैलेंस उनका आउट होता है, तो वो आपको फिज़िकली फ़िट लग रहे होंगे लेकिन उनकी जो मूवमेंट्स हैं या उनकी जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको अनयूजुअल सी लग रही होंगी। उसी की वजह यह है कि आप जब सिस्टम की तरफ अगर नज़र डालें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का बैलेंस अगर आउट हो, बैलेंस आउट होने से यहाँ पर मुराद ये है कि CPU अगर प्रॉपर वर्किंग में ना हो तो आपका सिस्टम कितना भी एक्यूरेट हो और कितना भी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी हो, उसकी इन्हेंसमेंट बहुत ज़्यादा हो या फिर उसकी वर्किंग में आपके पास उसकी जो कैपेसिटी है वो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर्किंग प्रॉपरली नहीं करता। अगर आपका CPU वर्किंग प्रॉपरली नहीं करता, यानी सिस्टम का जो आपका ब्रेन है वो एक्यूरेट नहीं है, तो वो किसी भी किस्म के मैसेजेस आपके सिस्टम को नहीं भेज पाएगा और आपका सिस्टम जब मैसेज रिसीव नहीं करेगा तो वो प्रोसेस नहीं करेगा और जब ऑब्वियसली प्रोसेसिंग नहीं हो सकेगी तो आपको आउटपुट नहीं मिल सकेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने आपके लिए एक फिगर ड्रॉ करके रखी हुई है। दिस इज़ कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम, CPU ब्लॉक डायग्राम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप सब ये यकीनन जानते होंगे कि हमारी डेटा साइकिल क्या है। यहाँ पे एक डिस्कस भी कर लेते हैं। यकीनन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम इनपुट करते हैं तो वो प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो ये जो डेटा साइकिल है, इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट, तो जब कभी हम इसकी बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और प्रोसेस जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं वो होने के बाद जब हमें रिज़ल्ट मिलता है तो वो आउटपुट डिवाइसेस हमारी क्या होती हैं। डेटा साइकिल के लिए इसकी प्रॉपर रिसोर्सेज होना ज़रूरी हैं। अगर आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU मौजूद है, एक्यूरेट वर्क कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस की इंपॉर्टेंस से इनकार कर रहे हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी में जो ब्रेन है, इसके अलावा जो हमारा हार्ट है या हमारा किडनी है या हमारे लंग्स हैं या हमारी बोन्स हैं, जितनी भी जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें हमारी बॉडी में अता की हैं, उनका हर बॉडी का अपना अपना फंक्शन है। तो जब हम किडनी की बात करते हैं तो उसकी हमें इंपॉर्टेंस से इनकार नहीं कर सकते। इसी तरह से जब हार्ट है हमारा, जो कि पूरे सिस्टम को हमारे ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है, तो इसी तरह से इनपुट अपनी जगह, आउटपुट अपनी जगह। जाहिर है जब तक आप डेटा फीड नहीं करेंगे तो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा और सिमिलरली जब प्रोसेस होने के बाद हमें रिज़ल्ट भी तो चाहिए,
इधर वो हम रिज़ल्ट लेते हैं ऑन पेपर यानी हार्ड कॉपी पे, या हम लेते हैं मॉनिटर यानी सिस्टम पर सॉफ्ट कॉपी पर। तो ये एक अलग डिस्कशन है जो कि आगे आपके चैप्टर्स में ज़रूर आएगी, और इंशाल्लाह आप हमारे साथ लाइव क्लास में मौजूद होंगे। इस डेटा साइकिल से इसके रिलेशन इसलिए बताना ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों का, इस डेटा साइकिल का मेन जो प्रोसेस हो रहा है, जितनी भी डिटेल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, हम CPU के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर हमारे सिस्टम में प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं है तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बेकार हैं। अब आ जाइए अपनी इस जो ब्लॉक डायग्राम की तरफ, लेकिन बिफोर टू गोइंग ब्लॉक डायग्राम, इसके हम पहले कंपोनेंट्स और इसका जो फंक्शन है वो हम यहाँ पर रिव्यू कर लेते हैं। आपका जो ब्रेन है, नर्व सिस्टम जो है आपका, इसी तरह से CPU जो है वो भी आपका सिस्टम का नर्व सिस्टम है, और आपके कंप्यूटर में तमाम तर जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि इसकी कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ CPU। तो सबसे पहले CPU में जो कंपोनेंट आता है वो है CU यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के बाद आता है डियर स्टूडेंट्स ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। थर्ड वन आता है आपके पास MU यानी मेमोरी यूनिट। और लास्ट वन इज रजिस्टर। हम वन बाय वन इसको समझ लेते हैं। CU कंट्रोल यूनिट अपने नाम से वाज़ेह है कि ऐसा यूनिट जहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग को कंट्रोल किया जा रहा हो, यानी जब डेटा फीड होता है तो डेटा फीड होने के साथ जब वो प्रोसेस हो रहा होता है तो डेटा आप इनपुट दे रहे होते हैं मुसलसल, और प्रोसेसिंग चल रही होती है। तो जैसे जैसे डेटा फीड होता है और वह उसकी जो ट्रैफिक होता है डेटा को, उसको कंट्रोल करने के लिए CU अपना काम करता है, यानी कंट्रोल यूनिट में आपका डेटा कंट्रोल हो रहा होता है जो कि वन बाय वन फीड हो रहा होता है। ALU है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और ये डिवाइडेड है, अगर हम इसकी बात करें ALU की, तो ये AU और LU दो में डिवाइड है। A से अरिथमेटिक और L से लॉजिकल। तो अरिथमेटिक आपको जानते हैं मैथमेटिक का वर्ड है, और अरिथमेटिक में सब्ट्रैक्शन, डिलीशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इसके साथ साथ सब्ट्रैक्शन, और ये चारों के साथ जितने भी फार्मूले होते हैं या जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो ये ऑप्शन यानी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में AU कर रहा होता है। जबकि लॉजिकल यूनिट में क्या हो रहा होता है कि जब भी कभी कोई टू वैल्यूज़ को कंपैरिजन करना हो, तो डेटा को टू पीसेस में सामने मौजूद हो और दोनों को कंपैरिजन कर रहा हो, तो वो लॉजिकल यूनिट जो है वो उसको कंपेयर करेगा। तो इस तरह से ये डिवाइड हो जाता है AU में और LU में। अब हम बात करते हैं MU की यानी मेमोरी यूनिट की। तो मेमोरी यूनिट में जब आप अपने सिस्टम में कोई भी काम कर रहे होते हैं तो टेम्परेरी आपका डेटा सेव हो रहा होता है। अगर आपके पास कोई सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है और आप अपना सिस्टम पे ही काम कर रहे हो, सिस्टम पे काम करने के बाद स्विच ऑफ कर देते हैं, तो जितनी देर आपने काम किया उतनी देर यकीनन आपको कहीं मेमोरी प्रोवाइड की गई होगी। तो जो CPU आपका मेमोरी प्रोवाइड करता है उस यूनिट को कहते हैं मेमोरी यूनिट। जितनी देर आप काम करते हैं और जो वर्किंग आप कर रहे होते हैं, जो एरिया आपको प्रोवाइड किया हुआ होता है सिस्टम ने, दैट्स कॉल्ड मेमोरी यूनिट। लास्ट में ये तीन तो ऐसे कंपोनेंट थे जो अपने नाम से वाज़ेह हैं कि ये कंट्रोल कर रहा है डेटा को, ये अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा है। ये भी अपने नाम से ज़ाहिर है कि मेमोरी यूनिट है, तो यकीनन आपको एरिया प्रोवाइड किया जा रहा होगा। रजिस्टर जो है वो अपने नाम से वाज़ेह नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा
डिटेल में समझ लेते हैं। एक्चुअली जब आप अपने सिस्टम को डेटा फीड करते हैं तो अगर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो डेटा जो है वो एक से ज़ायद बार आप फीड करते जा रहे हैं और प्रोसेसिंग होती जा रही है, मल्टी यूज़ हो रहा है, एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, फिर दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, एक ही वक्त में दो तीन ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। आपके पास अगर इंटरनल मेमोरी में डेटा स्टोर हो रहा है मेमोरी यूनिट में, तो उस डेटा को यूनिट में सेव होने के लिए रजिस्टर मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है आपके आने वाले डेटा को, और वो आपके कंट्रोल यूनिट तक भेजना शुरू करता है सीयू में, यानी ट्रैफिक को कंट्रोल यूनिट की तरफ फेंकता है और देखता है कि जो प्रायोरिटी बेसिस पे जो विंडोज़ में आपने ऑप्शंस मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए, या लिनक्स या यूनिक्स जिसका हमने जिक्र किया था आपको प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स में, तो उसमें ये CU को भेजता है, यानी रजिस्टर CU को भेजता है, और CU से फिर वो डिवाइड होता है कि क्या वो मैथमेटिक्स का कोई ऑप्शन है या कोई लॉजिकल ऑपरेशन है, तो वो यहाँ पे कैटेगराइज करने के बाद फिर AU या CU AU LU को भेजते हैं, और फिर मेमोरी यूनिट में आके वो सेव आना शुरू होता है। यानी रजिस्टर आपके डेटा के इनपुट को 1 बाय 1 स्टोर करके साथ साथ भेजना शुरू करता है कंट्रोल यूनिट CU में, और वहाँ से फिर डिवाइड होकर वो AU या LU में डिवाइड होने के बाद फिर वो मेमोरी यूनिट में सेव होता है। तो देयर आर 14 रजिस्टर इन CPU, 14 रजिस्टर होते हैं। ये बात ज़रूर याद रखनी है रजिस्टर कितने होते हैं, क्योंकि वाइवा में हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि क्योंकि ये थोड़ा अनयूजुअल वर्ड है, तो ये क्लिक करता है और फिर ये आपके वाइवा में अक्सर सवाल किया जाता है, और क्योंकि अनयूजुअल है तो जब इन चीज़ों कंपोनेंट का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ये वर्ड आपको ज़रूर नज़र आएगा। आई होप कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे अच्छी तरह से। लेट्स मूव टू द ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में मदरबोर्ड आपको नज़र आ रहा है। ये सारी बातें आपको यहाँ इस तरह समझ में आ जाएंगी कि ये डेटा साइकिल है हमारा। आपका डेटा इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट होता है। जब डेटा इनपुट होता है तो उसमें 3 चीज़ें याद रखिएगा। ये जो लेजेंड्स हैं, फ्लो ऑफ डेटा, ये डॉटेड लाइन शो कर रहा है। डेटा आपके पास टुकड़ों में, पीसेस में, या वक्तन फ़वक्तन या 1 बाय 1 लाइन के साथ डॉटेड सूरत में नज़र आ रहा है, जो कि आपको डेटा फीड होने का इंडिकेशन दे रहा है। फ्लो ऑफ कंट्रोल, जो भी डेटा आप भेजते हैं उस डेटा को प्रोसेस होने में और आउटपुट देने तक कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेट एरो नज़र आ रहा है आपको। और फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, कमांड्स आप रुक रुक कर दे रहे होते हैं। एक कमांड दी आपने, दूसरी कमांड दी, कमांड चेंज हो गई, आप डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, आप डेटा सेव कर रहे हैं, आप डेटा ऐड कर रहे हैं, आप डेटा डिलीट कर रहे हैं, आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सिस्टम को, कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपको एक लाइन और फिर डॉट, फिर लाइन, एक डॉट, यानी आपको इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 थोड़े वक्फे के साथ शो कर रहा है। अब आ जाइए यहाँ पर कि आपने डेटा इनपुट किया। अब वो मदरबोर्ड में जो आपका कंट्रोल यूनिट है, ये आपके डेटा के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल करने के साथ फिर वो आगे भेजता है मेमोरी यूनिट में, लेकिन रजिस्टर की मदद से वो देखता है कि क्या वो कोई लॉजिकल ऑपरेशन है। लॉजिकल ऑपरेशन को एक बार मैं और फिर आपको यहाँ पर बता दूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इफ़ 10 ग्रेटर देन 9 देन यस, अगर 10 बड़ा है 9 से तो वो ओके हो जाए, जो भी कमांड आपकी है वो ओके हो जाए। तो ये जो ऑपरेशन है सिस्टम जब यहाँ पर आएगा तो वो अर्थमेटिक यूनिट में नहीं करेगा बल्कि लॉजिकल यूनिट में करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप 2 वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। तो आपने बताया, पूछा गया आपसे, आपने सिस्टम से पूछा कि क्या 10 बड़ा है 9 से, अगर हाँ तो फिर आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, तो यकीनन यहाँ पे ये कंपेयर करेगा और आपका लॉजिकल ऑपरेशन में परफॉर्म कर देगा। और अगर मैं यहाँ पर दूँ कि 2 + 2 = 2, तो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन हो रही है और 4 आंसर जो है आपका अर्थमेटिक यूनिट परफॉर्म करके बताएगा। जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं तो जो इंटरनली आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें रैम और रोम मौजूद होती हैं। ये आपकी इंटरनल मेमोरी होती हैं।
और आपकी जितना भी डेटा होता है उसको यहाँ पर सेव कर रहा होता है। जब तक आप उसे सेकेंडरी मेमोरी में सेव नहीं कर लेते, डेटा आपका यहाँ मौजूद रहता है। द ड्रॉबैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज़, या ये कहने के सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जब आपका सिस्टम स्विच ऑफ हो जाएगा या पावर फेलियर हो जाएगा और आपने इसको सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा को सेव नहीं किया, तो आपका डेटा यहाँ ख़त्म हो गया, लॉस हो गया। अब जब आप रिट्रीव करेंगे आपको डेटा नहीं मिलेगा। यानी टेम्प्रेरी जब तक सिस्टम स्विच ऑन रहा, आपने इनपुट दिया, प्रोसेस होता रहा, आपको आउटपुट मिलता रहा, लेकिन अगर आपने सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं सेव किया तो वो डेटा आपका लॉस हो गया। सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास जितनी भी चीज़ें आती हैं उसमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो थी वो हार्ड डिस्क थी और अब भी है, लेकिन इसको बहुत तेज़ी से और बहुत जेन्युइन तरीके से रिप्लेस किया USB ने। यकीनन कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि वो USB के बारे में जानता ना हो कि व्हाट इज़ USB। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट कैपेसिटी हैविंग जो सेकेंडरी स्टोरेज है, और इसके साथ फ्लैश मेमोरी, इसके साथ CD, फर्दर आप और भी बहुत सारे हैं और इंशाल्लाह जब आप 9th में आएंगे तो आप इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब आपका जो असाइनमेंट है, अब आई होप कि आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में यहाँ डिटेल से जो बताया गया है समझ में आया होगा। आपका असाइनमेंट ये है कि आपने अपने यूनिट 2 के इस चैप्टर के जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज A है उसमें जितने भी CPU से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको PDF फाइल में हम भेजेंगे, तो आप उसे अच्छे से रीड करेंगे, मेमोराइज़ करेंगे, कॉपी डाउन करेंगे, व्हाट इज़ CPU एक्सप्लेन करेंगे और साथ में आप उसके कंपोनेंट्स और उसके फंक्शंस के बारे में बताएंगे और उसको रीड भी कीजिएगा थॉरली और अपने लेक्चर को रिव्यू भी कीजिएगा और फिर साथ में ये कॉपी डाउन भी कीजिएगा। इंशाल्लाह वेरी नियरेस्ट हम और आप क्लास में साथ होंगे और इसको अगर किसी भी किस्म की डिस्कशन की ज़रूरत होगी तो ज़रूर जारी रखेंगे। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।